आज का विषय ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण से संबंधित है। तो आज हम लोग ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पे कुछ डिस्कस करेंगे और मेरा जो भी अनुभव है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं अपना आप सभी के समक्ष साझा करूंगा। उम्मीद है कि उन अनुभवों से हमें कुछ सीखने का एक जरिया मिलेगा और कुछ बेहतर सीख पाएंगे। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, हम सभी लोग जानते हैं कि ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको प्रशिक्षित करना, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और हमसे ज़्यादा उन दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनकी एक ऐसी मुख्य ज्ञानेंद्रिय जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती थी। अप्रोक्सीमेट अगर कहा जाए कि 90% से अधिक जानकारी उनको दृष्टि के जरिए मिल पाती थी, लेकिन दृष्टि की एब्सेंस में या कम दृष्टि होने की वजह से वो उस जानकारी को प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोगों ने पिछले कुछ सत्र में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अर्थात प्रत्यय विकास की भी बातें की। बहुत सारे टीचर्स ने प्रत्यय विकास के बारे में बताया। तो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण को अगर उससे रिलेट किया जाए, उससे संबंधित किया जाए, तो वो अलग नहीं होगा। मतलब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, प्रत्यय विकास और ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रत्यय को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट, मतलब अगर मैं कुत्ता है मेरे सामने और कुत्ते का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, या मोबाइल का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, या किसी और चीज का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो जरूर उस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हमारी जो सेंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारा सेंसेस का डेवलप होना, हमारी ज्ञानेंद्रियों का बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा होना, प्रशिक्षित होना, विकसित होना, और दूसरी चीज हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो जहाँ पे हम लोग चीज़ों, मतलब जो परसेप्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, प्रत्यक्षीकरण के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो भी, हमारा ब्रेन भी पूरी तरीके से विकसित होना चाहिए, हमारा ब्रेन भी पूरी तरीके से सही होना चाहिए। तभी हम किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का एक अच्छा प्रत्यय, एक सही तरीके का कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। तो सेंसेस का रोल हमारे प्रत्यय विकास में किस तरीके से है, आज हम लोग कुछ बातें एक दूसरे से साझा करेंगे। देखिए, सेंसरी ट्रेनिंग में, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण में हम हमारी जो भी बची हुई ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति है, एडल्ट है, जो भी है, उसकी बची हुई ज्ञानेंद्रियां कौन सी हो गई? सबसे पहला उसकी ऑडिटरी सेंस, दूसरी उसकी टैक्चुअल सेंस, तीसरी उसकी जो स्वादेंद्रिय है वो, चौथी उसकी टेस्ट हो गया, टच हो गया, हियरिंग हो गया, ठीक है। और देखिए, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं इंद्रियां भी भूल पा रहा हूँ। तो जो चारों सेंसेस हैं, जो बची हुई चारों सेंसेस हैं, उन चारों सेंसेस का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। अब होता क्या है कि विजन की एब्सेंस में, क्योंकि विजन से क्या होता था कि विजन से हमारी जो दृष्टि है उससे हम काफी दूर के किसी भी जो हमारे सामने कोई चीज उपस्थित है, बहुत दूर से हम उसे देख पाते थे, उसका कॉन्सेप्ट ले पाते थे, उसको पहचान पाते थे, उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन दृष्टि की एब्सेंस में, दृष्टि ना होने की वजह से अब क्या हुआ कि हमारे पास जो बची हुई ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें मुख्य ज्ञानेंद्रिय है जो हमारी ऑडिबल सेंस है, जो ऑडिटरी सेंस है,
जो सुनाई देने के लिए जो ज्ञानेंद्रिय मुख्य है, उस ज्ञानेंद्रिय का विकसित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो कि दूर से किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु की इंफॉर्मेशन, अगर उस वस्तु में साउंड है, उस वस्तु की इंफॉर्मेशन हमें क्लियरली दे सकती है, स्पष्ट रूप से दे सकती है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम उन ज्ञानेंद्रियों का विकास करें जो विजुअली इंपेयर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली ज्ञानेंद्रिय हो गई, हमें उसकी ऑडिटरी सेंस को डेवलप करना है, और ऑडिटरी सेंस को डेवलप कैसे करना है वो आज हम जानेंगे। देखिए, हम लोग साइटेड हैं, तो हम लोग को ज्ञानेंद्रिय के विकास में, ज्ञानेंद्रिय को डेवलप करने के लिए, किसी भी ज्ञानेंद्रिय को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अर्थात हम इमिटेशन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा उन चीजों को डेवलप कर लेते हैं। उनके लिए स्पेशली हमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के सेंस में जाएं, तो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे का सोचिए, विजुअली इंपेयर्ड बच्चा घर में है और वो डिफरेंट टाइप की साउंड सुन रहा है। उसे गाड़ी की आवाज आ रही है, उसे पक्षियों की आवाज आ रही है, उसे वातावरण में डिफरेंट अलग अलग तरीके की साउंड आ रही होंगी। लेकिन उन साउंड को रिलेट कैसे करना है? अब एक पक्षी की आवाज आ रही थी, तो हम साइटेड हैं, हमने क्या देखा, उस पक्षी को बोलता हुआ देख लिया और समझ में आ गया कि ये उस पक्षी की आवाज है। कुकर में सीटी लगी, हमने कुकर को हम देख रहे हैं, हम वहां पहुंचे तो हमें पता चल गया ये कुकर की सीटी की आवाज है। हम बाहर निकले, गाड़ियां चल रही थी, कार की आवाज सुनी और हमने देख लिया ये कार की आवाज है। हमने किसी अलग व्यक्ति की आवाज सुनी और व्यक्ति हमसे मिला, हमने सोच लिया ये उस व्यक्ति की आवाज है। लेकिन विजुअली इंपेयर्ड के सेंस में वो आवाजें सुन तो रहा है, लेकिन वो आवाजें किसकी हैं, वो आवाजें किस तरह की हैं, उन आवाजों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में उस विजुअली इंपेयर्ड को नहीं पता। हमारा शिक्षक का या पेरेंट्स का यहाँ पे ये काम होता है कि हम जो भी विजुअली इंपेयर्ड को सुनाई दे रहा है, जो उसके आसपास ऑडिबल सेंसेज हैं, जो ऑडिटरी चीजें हैं, उन जिनमें साउंड है, उन चीजों को रिलेट करना, अर्थात उसको बताना कि ये साउंड इस तरीके की है और यहां से आ रही है, ये साउंड इस वस्तु की है। जैसे ही विजुअली इंपेयर्ड को एक कॉन्सेप्ट बनेगा, तुरंत वो अपने माइंड में उस आवाज को बैठा लेगा और भविष्य में वो उसको को रिलेट कर पाएगा जब उस आवाज को सुनेगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो कि पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, हम ये जरूर ध्यान रखें कि हम लोग उस विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति को जब भी हम उसको बिठाएं या ले जाएं या कहीं प्रशिक्षण के तौर पे या कहीं बाहर घुमाने के तौर पे कहीं भी ले जाएं, तो आसपास की जो भी साउंड है उन साउंड को उससे रिलेट करने का प्रयास करें। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमने सुना भी होगा कि जिस तरीके से हम लोग अगर किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना है, किसी चीज को शक्तिशाली बनाना है, किसी चीज को और ज्यादा डेवलप करना है, तो क्या किया जाता है कि उसको बहुत और ज्यादा, अगर जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, वो उतना ही ज्यादा अच्छा होता जाएगा, उतना ही ज्यादा डेवलप हो जाएगा और उस वस्तु का जो विकास है वो अच्छी तरीके से होता जाएगा। चाहे हमारे शरीर के अंग देख लीजिए या कोई और चीज देख लीजिए, अगर हमारा राइट हैंड में कभी चोट लग गई या हम राइट हैंड नहीं चला पा रहे हैं, कुछ दिन हम लोगों ने अगर लेफ्ट हैंड का यूज किया, तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव होता जाता है और इतना एक्टिव हो जाता है कि हम उससे बहुत सारे काम अपने करने लगते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। इसी तौर पे जब हम विजन की जगह पर
जो हमारी रिमेनिंग सेंसेस हैं, बची हुई ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका जब यूज करते हैं तो वो और ज्यादा डेवलप होती जाती हैं और इतनी डेवलप हो जाती हैं कि वो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट बन जाती हैं हमारी विजन की। पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहूंगा कि सब्स्टिट्यूट बन जाएंगी, लेकिन ज्यादातर हम लोग उनसे काम कर सकते हैं। अब इन ज्ञानेंद्रियों का विकास कैसे करना है? देखिए, हम कोशिश करें कि हम लोग अपने घरों में या अपने संस्थान में क्या करें कि कुछ ऐसे सेंसरी किट बनाएं, जिन सेंसरी किट के द्वारा हम उन बच्चों का सेंसरी डेवलपमेंट कर सकें। सेंसरी किट कैसी हो सकती हैं? अब देखिए, ऑडिबल सेंस के लिए, ऑडिटरी सेंस को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक सेंसरी किट बना सकते हैं। सेंसरी किट किसी डब्बे में बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें उसमें साउंड लेनी है, डिफरेंट टाइप की साउंड लेनी है। अब हमने क्या किया कि हमने तरह तरह की पक्षियों की साउंड अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, या गूगल पे बहुत सारा मिल जाएगा। आपने अलग अलग पक्षियों की साउंड एक रिकॉर्ड करके एक मेमोरी में सेव करके रख लिया। अब जैसे ही आपने उस साउंड को दबाया, तो जैसे ही उस पक्षी की आवाज आई, आपने कहा देखो बेटा, ये तोते की साउंड है, ये चिड़िया की साउंड है, ये गौरैया की साउंड है, ये पिकॉक की साउंड है। इस तरीके से आपने क्या किया कि आपने पक्षियों की आवाज का एक सेंसरी किट बनाया, और उस पक्षियों की आवाज की सेंसरी किट के द्वारा आपने अलग अलग पक्षियों की आवाज की पहचान, कॉन्सेप्ट जो है उस बच्चे को दिया। जब अलग अलग पक्षियों की आवाज का कॉन्सेप्ट आप उस बच्चे को दोगे, तो क्या होगा कि उसका जो पक्षियों के संबंध में उसकी जो सेंसेस थी, जो पक्षियों की आवाज को डेवलप करना था, वो उसके अंदर आ गया। अब वो पक्षियों की आवाज पहचानने लगेगा। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के व्हीकल की आवाज, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब कोई साउंड हमारे नजदीक आती है, जब कोई साउंड हमसे दूर जाती है, तो उसकी आवाज किस तरीके से प्रतीत होती है। जब कोई साउंड किसी को अगर आप अपना हाथ मुंह के सामने लगाते हैं, तो किस तरीके से साउंड आएगी, है ना। अगर आप बैक साइड में हो जाते हैं तो किस तरीके से साउंड आएगी। अगर आप नीचे बैठ जाते हैं तो किस तरीके से, कहां से उस साउंड का लोकेशन कहां से होगा। मतलब आपने क्या किया कि साउंड के थ्रू आपने क्या किया कि बच्चे का जो है सेंसेस, जो ऑडिबल सेंसेस हैं, उनको डेवलप करने का कोशिश किया। साउंड को लोकलाइज करने का, कि एक आपने साउंड बजा दी कहीं पे और बच्चे को बोला कि उस साउंड के समीप जाने की कोशिश करिए, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा जाएगा और उस साउंड को लोकेट करने का प्रयास करेगा कि साउंड कहां से आ रही है। अगर कमरे में बैठा हुआ है और पंखा चल रहा है, तो आपने पूछा कि बेटा पंखा किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो बच्चा ऊपर हाथ करेगा कि उस डायरेक्शन में चल रहा है। अर्थात क्या हुआ कि बच्चा उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण कर नहीं पा रहा था। आपकी आवाज रुक रही है विकास जी। विकास सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज बीच में कुछ डिस्टर्ब होगी। इन सभी चीजों से अवगत होगा तो वो क्या करेगा, उस ऑडिबल सेंस को, जो भी उसकी रोजमर्रा की चीजें हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो डेली लिविंग टास्क हैं, जो डेली मोबिलिटी के टास्क हैं, उसमें वो यूज कर पाएगा। और उसको यूज करके वो क्या कर सकता है, उसको यूज करके वो अपनी जिंदगी को आसान बना सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका सहयोग देना। मैंने आपको बताया कि सेंसरी किट, एक एग्जांपल बताया कि चिड़ियों की आवाज, गाड़ियों की आवाज, और उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं, पंखा चलना बताया, पंखा की आवाज कहां से आ रही है इशारा करके बताएगा। कोई और साउंड है वो किस डायरेक्शन से आ रही है इशारा करके बताएगा। आप
साउंड करते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं तो उसको ये पता चलेगा कि हमारी तरफ अगर कोई वस्तु आती है तो उसकी साउंड किस हिसाब से बढ़ती है, हमसे दूर जाती है तो किस हिसाब से घटती है साउंड। तो इन सभी चीजों का प्रशिक्षण देना उस व्यक्ति को, उस बच्चे को बहुत जरूरी है। देखिए, ऑडिबल सेंस बहुत महत्वपूर्ण सेंस है। और ऑडिबल सेंस जैसे कि आपके सिलेबस में भी है, डीएड के सिलेबस में भी है, साउंड डिस्क्रिमिनेशन, साउंड को डिस्क्रिमिनेट करना, अलग अलग साउंड की पहचान करना कि किस तरीके की साउंड कौन सी है, साउंड लोकलाइजेशन, साउंड की स्थिति का पता लगाना, साउंड आइडेंटिफिकेशन, साउंड को आइडेंटिफाई करना कि साउंड किस तरीके की साउंड जो है वो कौन सी साउंड है, ठीक है, साउंड मास्किंग, साउंड शैडो, है ना। ये सारी चीजों के अंतर्गत आपको बच्चे को उसकी ज्ञानेंद्रियों को ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे कि उन ज्ञानेंद्रियों का यूज करके वो अपने कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट कर सके, अर्थात प्रत्यय विकास कर सके, उनकी जो उसकी ऑडिबल सेंसेस हैं उसके द्वारा वह प्रत्यय विकास कर सके। अब दूसरी चीज पे सेकेंड हम लोग आते हैं। अब दूसरी जो प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है वो है उसकी टैक्चुअल सेंस, टैक्टाइल सेंस, या छूने की क्षमता या स्पर्श करने की क्षमता। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों को गर्म और ठंडा, ठंडा तो हम अक्सर उनका हाथ लगाकर किसी चीज पे बता देते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं जो साइटेड भी हैं उनको गर्म और ठंडा दोनों का एहसास वो देख के तो नहीं कर सकते, जब वो टच करते हैं उसी से उनको गर्म और ठंडे की पता चलेगा, है ना। तो ठंडे को तो हम टच करके बता सकते हैं कि भाई ये ठंडा है, तो वो हाथ करके स्पर्श करके पता कर लेगा कि हाँ ये ठंडी चीज है। लेकिन गर्म चीज का आभास हम कैसे कराएंगे, ये हम उसका हाथ टच तो नहीं करा सकते गर्म चीज पे। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मेरा बेटा छोटा था और मैं बार बार उससे बोल रहा था कि बेटा, मैं प्रेस कर रहा था तो मैं बार बार उससे बोल रहा था कि बेटा यहाँ पे गर्म है, इसको मत छूना। तो उसने नहीं छुआ। लेकिन बच्चों में एक क्वालिटी होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि अगर आपने कुछ बोल दिया कि ये ना करना, तो बच्चे वो करने का प्रयास जरूर करेंगे कि पापा ये मना क्यों कर रहे हैं, चलो हम इसको करके देखते हैं। तो मैं प्रेस कर रहा था, तो मैंने क्या किया कि जो प्रेस की जो जिस चीज पे प्रेस कर रहा था उसकी जो साइड थी, जो चादर थी, उस पे गरम प्रेस मैंने फिरा दी। और मुझे पता था ये टच कहीं ना कहीं करेगा ही, जरूर इसकी आदत है। तो उसने क्या किया कि जैसे ही टच किया, उस चादर को टच किया, तो उसे गर्म हॉट प्रतीत हुआ और उससे उसका हाथ भी नहीं चला। और उससे क्या हुआ कि उसे हॉट का अंदाजा हुआ कि गर्म किस तरीके से हो सकता है। उसने तुरंत हाथ हटाया। तो मैंने बोला कि देखो ये गर्म था, आपने यहाँ पे हाथ रखा। अब जब भी वो मेरे पास बैठा होता है और मैं उससे बोलता हूं कि हॉट गर्म है, वो बच्चा उधर हाथ ले जाने की कोशिश नहीं करता है, हाथ उधर नहीं ले जाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है उसका टैक्चुअल सेंस, जो उसकी टैक्टाइल सेंस है, उसको डेवलप करने के लिए हम लोग उसी तरीके से सेंसरी किट का यूज कर सकते हैं। इवन हम उस बच्चे को कहीं पे भी लेके जाएं तो क्या करें कि उसको हाथ से स्पर्श करवा के उन चीजों का आभास करवाएं कि वो चीजें छूने में किस तरीके से हैं, उनका जो टैक्चुअल सेंस है, जो जैसे उसको छूते हैं वो कैसा लगता है, ये उनको जरूर प्रतीत हो। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके लिए भी एक सेंसरी किट बना सकते हैं। अब सेंसरी किट कैसे बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, हमने एक फाइल ले लिया और उस फाइल में अलग अलग तरीके के क्लॉथ, अलग अलग तरीके का मतलब टैक्चुअल सेंस देने वाले ऑब्जेक्ट जो भी है वो हमने उसमें लगा लिए। अब हर दिन हम बच्चे को स्मूथ, रफ, ऊलन कैसा होता है, सिल्क कैसा है, या दूसरे जो टैक्चुअल सेंस हैं, मतलब जो सतह है जिनकी टैक्चुअल स्पर्श करने पर कैसी प्रतीत होती है, ये सारा उन्हें हमें बताना है और वो हम सेंसरी किट के माध्यम से कर सकते हैं। सेंसरी किट
हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे और उस सेंसरी किट से हम उनको टैक्टाइल, जो भी टैक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन है वो देते रहेंगे। टैक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन से अलग अलग टेक्सचर्स जब हम उनको देंगे तो उन टेक्सचर्स को छू के वो बच्चा पता करेगा कि ये टेक्सचर किस तरीके का है, और हम उसको रिलेट करेंगे कि भाई ये जो तुमने छुआ है वो क्या चीज हो सकती है। अब इसके बाद में हमारा उस चीज का मूल्यांकन करना भी जरूरी है कि हम मूल्यांकन कर पाए कि वो बच्चा टेक्चुअल सेंस में या ऑडिटरी सेंस में वो स्ट्रॉन्ग पूरी तरीके से डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। हम उसको एक एक करके चीजों को सुनाएं या टच कराएं और उससे पूछें कि ये चीज क्या हो सकती है। तो जैसे ही वो टच करेगा उसे पता चल जाएगा कि वो चीज क्या है, या जैसे ही वो चीज सुनेगा और वो अगर उसको सही बता पाता है तो इसका मतलब उसका जो ऑडिबल सेंस है या जो उसका टेक्चुअल सेंस है वो पूरी तरीके से डेवलप हो रहा है। अगर वो नहीं कर पाता है तो पुनः उसको ट्रेन करना है, उसकी सेंसेस को दोबारा ट्रेन करना है, जिससे कि वो दोबारा उसको उसकी पहचान करवानी है, जिससे कि वो अपनी सेंसेस को दूसरे तरीके से डेवलप कर पाए या फिर से डेवलप कर पाए। तो सबसे पहला मैंने बताया कि ट्रेन करना है आपको, और ट्रेन करने के बाद हमको इवैल्यूएशन मूल्यांकन भी करना है कि प्रॉपर ये उस चीज को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि हम जब भी किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद में हम उस चीज का एवेल्यूएशन, उस चीज का मूल्यांकन जरूर करें कि वो हमारी सिखाई हुई, जो भी हमने सिखाया है, उस चीज को सही से इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जितने भी कोई भी ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण करवाते हैं तो जरूरी होता है कि हमें इवैल्यूएशन, हमारा मूल्यांकन है वो मूल्यांकन भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। टेक्चुअल सेंस में और क्या कर सकते हैं आप, उस बच्चे को ठंडा गर्म का मैंने बताया, ठंडा गर्म के बारे में बताया है। फर्क मतलब जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपके सामने जो भी वस्तुएं मिले, जो दीवार मिले, जहां पर भी आप उसको फूल पत्तियां पेड़ों के पास आप ले जाते हैं, वहां पे जाकर उसका जो टेक्चुअल सेंस है, जो उसकी डिफरेंट टाइप का टेक्सचर्स है, उनकी पहचान जरूर करवाएं, जिससे कि वो क्या करे, वो उस तरीके जो उस सेंस का डेवलपमेंट कर सके जो सेंस भविष्य में उसके लिए बहुत कारगर और बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है ना। फिर उसके बाद में जो अदर सेंसेस हैं, इन दो सेंसेस का जो इंपॉर्टेंस है वो किसी भी विजुअली इंपेयर्ड के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑडिटरी सेंस और टेक्चुअल सेंस को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में हम लोग जो हमारी गस्टेटरी, जो हमारी सूंघने की क्षमता है और जो हमारी स्वादेंद्रिय है, इनको डेवलप करना भी जरूरी है। सूंघने की क्षमता कैसे डेवलप करेंगे? सूंघने की क्षमता के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके की वस्तुओं से उसको वहां पे ले जाएंगे, और वहां पर ले जाकर, जैसे खाना बन रहा है तो खाना बन रहा है तो छोले बने पता चला, तो आपने उसको स्मेल कराया, उसने स्मेल किया, तो पहले जो आपने कच्चे छोले थे वो उसको स्मेल कराए, फिर उसके बाद में जो उबाले हुए छोले थे वो उसको स्मेल कराए, फिर उसके बाद बनने के बाद आपने छोले का स्मेल कराया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने छोले की पहचान तीनों तरीके से कर ली। सबसे पहले बात कच्चे छोले, फिर उसके बाद उबले छोले में कैसी स्मेल आती है आपने पहचान लिया, और उसके बाद जब बन जाते हैं तो कैसे स्मेल आती है। डिफरेंट तरीके के ऑयल हो गए, आपका डिफरेंट तरीके का टूथपेस्ट हो गया। टूथपेस्ट और जो देखिए दो चीजें आपके जहां पे आप सेविंग करते हैं या जहां पे आप ब्रश करते हैं तो वहां पे दो चीजें रखी रहती हैं, एक तो सेविंग क्रीम होती है और एक रखा होता है आपका पेस्ट, ठीक है। तो अगर बच्चे का हम लोगों ने प्राइमरी स्टेज पे उसको ये पहचान नहीं करा पाई कि जो पेस्ट है उसकी स्मेल कैसी होती है और जो सेविंग क्रीम है उनकी स्मेल कैसी होती है, तो बच्चा क्या करेगा, अगर उन स्मेल्स को नहीं पहचानता है तो वो क्या करेगा, वो सेविंग क्रीम को भी दांतों पे रगड़ सकता है। तो इसलिए आप इसमें डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अलग अलग जो स्मेल है
उनको पहचानना और पहचानने के बाद में उनको रिलेट करना कि भाई सबसे पहले आपने एक स्मेल कराई, उसने स्मेल किया, उसने कहा वाह बहुत अच्छी स्मेल है, आपने कहा कॉलगेट की है। फिर एक स्मेल कराया, काहे की स्मेल है, तो आपने कहा ये शेविंग क्रीम है। अब बच्चा शेविंग क्रीम और पेस्ट में अलग अलग डिफरेंशिएट उनको कर पा रहा है। आपने दोनों चीजों को रख दिया और आपने बोला कि इसमें से आपको शेविंग क्रीम उठानी है, तो बच्चा उसको खोलेगा, स्मेल करेगा और उसके बाद अपने जो भी है उसको बता देगा। देखिए कभी कभी एक मैं जब एनआईवीएच में था, एनआईवीएच में था तो एक हम लोग की एक वर्कशॉप हुआ करती थी। उस वर्कशॉप में क्या क्या था कि मिट्टी के तेल का भी काम हुआ करता था। तो क्या हुआ कि एक बच्चे ने क्या किया कि उसने मिट्टी का तेल रखा हुआ था और वहीं पे उसने अपनी पानी की बोतल रखी थी। तो उसने क्या किया कि पानी की बोतल लेने के लिए उसे प्यास लगी, तो उसने बोतल उठाई और बोतल उठाने के बाद उसका ढक्कन खोला और ढक्कन खोलने के बाद सीधे उसने मुंह में डाला। जैसे ही मुंह में पड़ा तो पता चला उसको कि वो क्या था, वो मिट्टी का तेल था। ठीक है, अगर वो बच्चा मतलब अगर हमने उसे सिखाया होता कि भाई आपकी विजन नहीं है, और विजन नहीं होने पे आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले किसी भी चीज का यूज करते हुए सबसे पहले उसको स्मेल करना है। स्मेल इसलिए करना है कि सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओ कि ये पानी है या नहीं है। उसने क्या किया है कि उसने उस चीज को मुंह में डाल लिया और जैसे ही मुंह में डाला तो वो मिट्टी का तेल था। तुरंत कुल्ला किया, कुल्ला करने के बाद थोड़ा बहुत अंदर भी चला गया होगा, तब उसको पता चला कि नहीं देखो हमें इसको पहचानना था, अगर हम नहीं पहचाना तो हमारे मुंह में मिट्टी का तेल चला गया। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारा ही एक स्टूडेंट था और घर में वो अपना खाना बनाने का काम करता था। मतलब अकेले रह रहा था हॉस्टल में। ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस है। तो खाना बना रहा था और फोन पे बात भी चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि कढ़ाई, जो छोटा वाला गैस सिलेंडर होता है उसमें पेट्रोमैक्स जिससे पहले बोला करते थे, उसमें गैस लगी होती है ऊपर, उसने क्या किया कि उसमें कढ़ाई रखती है। कढ़ाई रखने के बाद में जिस तरफ उसकी तेल की, सरसों के तेल की बोतल रखी थी, उसी तरफ एक उसका मिट्टी का तेल भी रखा हुआ था। तो उसने क्या किया कि सरसों के तेल को उठाने की जगह उसने मिट्टी का तेल उठाया और मिट्टी के तेल को उसने कढ़ाई में डाल दिया। विजन थी नहीं, फोन पे बिजी थे, इसलिए सेंसेस का प्रॉपर यूज नहीं किया। और यूज नहीं किया तो उसके बाद क्या हुआ कि उस मिट्टी की तेल ने आग पकड़ ली। और मिट्टी की तेल ने जैसे ही आग पकड़ी, जब आग लगने लगी तो उसे लगा कि कुछ गलत हुआ और उसने क्या किया कि आनन फानन में उस कढ़ाई को पलट दिया और कढ़ाई को पलटने के बाद जो गैस सिलेंडर था उसको बाहर फेंका। एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सेंसेस का डेवलपमेंट तो होता है, सेंसेस को ट्रेन भी किया जाता है, लेकिन हमें उन सेंसेस का यूज कब और क्यों करना है ये नहीं पता होता है। तो जरूरी सिर्फ सेंसेस का डेवलपमेंट ही जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि उन सेंसेस को हमें कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। और अगर हम उन सेंसेस को यूज नहीं करेंगे, तो क्या समस्याएं आ सकती हैं वो भी हमें उन्हें बताना है। ठीक है, आपका जो फिनाइल है उसकी स्मेल देना है, जो एसिड की स्मेल आती है वो किस तरीके से आती है, मतलब उसे क्या करना है कि उसे मैक्सिमम जो हानिकारक चीजें हैं उसकी भी स्मेल के बारे में पहचान करवाना है। मतलब ये नहीं कि उसकी नाक के पास ले गए और उससे कहा कि खूब तेज से स्मेल करो। उसने क्या किया कि आप पेट्रोल ले गए और उसकी नाक के सामने रखा और बोला कि खूब तेज से स्मेल करो। उसने जैसे ही स्मेल किया, पेट्रोल की पूरी महक जो है पूरी नाक में चढ़ गई और क्या पता उसका दूसरा इफेक्ट भी हो जाए। आपने एसिड रखा उसकी नाक के सामने और कहा स्मेल करो, उसने स्मेल किया, खूब तेज से स्मेल किया और वो उसकी नाक में चढ़ गया और उसको प्रॉब्लम भी होने लगी। तो जरूरी है कि जब भी आप सेंसरी डेवलपमेंट कर रहे हैं या बच्चे को डिफरेंट टाइप की स्मेल्स के बारे में बता रहे हैं, तो यह भी मतलब उसको स्मेल करने का तरीका भी बताएं। भाई कोई चीज हमने जब हमने उसको हाथ में उठाया
तो हमें ये नहीं पता है कि वो हानिकारक है या लाभदायक है। ठीक है, आपको उसे बताना है कि आपको जब भी कोई चीज स्मेल करनी है तो दूर से स्मेल करनी है। मैंने क्या लिया, मुझे एक पाउडर मिला और एक विजुअली इंपेयर्ड को पाउडर मिला, उसने पाउडर हाथ पे डाला या पाउडर को हाथ में लिया और उसने क्या किया, नाक के पास ले जाके स्मेल कर लिया बहुत जोर से, और पता चला वो मिर्ची का पाउडर था। अब मिर्ची का पाउडर जैसे ही नाक में स्मेल किया, छींकता छाकता परेशान हो गया बेचारा, है ना। या हल्दी का पाउडर लिया और स्मेल कर दिया तेज से। अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे उसे ये देखना है कि उसको स्मेल करना है और कहां से, कितनी दूर से स्मेल करना है और हल्के से स्मेल करना है। ठीक है, तो स्मेल सेंस को डेवलप करने के लिए जब भी आप स्मेल सेंस की ट्रेनिंग दें उसको, जो उसकी स्मेल के सेंस है उसको ट्रेन करें, तो उसको यह भी बताएं कि उस ट्रेनिंग के समय आपको जो भी चीजें आपको मिलती हैं, जो स्मेल वाली चीजें हैं, उनको इतनी ज्यादा नजदीक ना ले जाएं जिससे कि आपको कोई नुकसान हो। अब नेक्स्ट है टेस्ट में क्या करेंगे कि टेस्ट में हम लोग जब भी किसी व्यक्ति की जो टेस्ट वाली सेंस है उसको हम जब डेवलप करते हैं, तो डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, हमें उसके साथ रहना जरूरी है और हमको उसे ये बताना है कि हमको हर चीज का टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, टेस्ट हमें उसी का करना है जो चीजें जरूरी हैं। जैसे कोई एडिबल चीजें, खाने वाली चीजें अगर रखी हैं तो उन खाने वाली चीजों का टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर खाने वाली चीजें नहीं है तो उनका टेस्ट, अगर आपको आप भिज्ञ नहीं हो, आप नहीं जानते हो, तो उसको कभी भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेस्ट सभी चीजों को करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट लिमिटेड चीजों को करने की जरूरत है। अर्थात जो टेस्ट से पहचानने वाली क्रिया है वो सबसे अंतिम क्रिया होती है। मतलब जहां पे हमें टच से भी कोई चीज पता ना चल पाए, जहां पे हमें स्मेल से भी कोई चीज पता ना चल पाए, वहां पे हम टेस्ट का सहारा लेते हैं और बहुत ही मुश्किल क्षणों में उस टेस्ट का सहारा लेते हैं, क्योंकि टेस्ट के जरिए अगर कोई चीज हमने गलती से मुंह से अगर कोई चीज खा ली और वो चीज पॉइजनस है या नुकसानदायक है, तो क्या करेगी, वो हमारे शरीर को, वो हमारी शारीरिक क्षमता को नुकसान देगी। ठीक है, तो जरूरी है कि हम लोग टेस्ट का यूज सबसे बाद में करें। देखिए, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण में मैंने अलग अलग ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने का तरीका आपको बताया, लेकिन जब हम किसी चीज का कॉन्सेप्ट बनाते हैं या जब हम किसी चीज को पहचानते हैं, वहां पे हम मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज करते हैं। हम विजुअली इंपेयर्ड मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज करते हैं। अब जब हमने एक एक सेंस को ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया, अब हमें क्या करना है, हमको उसकी मल्टी सेंसरी अप्रोच को भी प्रशिक्षित करना है। उसको ये बताना है कि मल्टी सेंसरी अप्रोच को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी हमने जो रिमेनिंग विजन है उसको ट्रेन करने के बारे में नहीं बताया। रिमेनिंग विजन ट्रेन करने का एक अलग अध्याय हम रखेंगे, क्योंकि रिमेनिंग विजन ट्रेन करने के लिए 1 घंटे में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो रिमेनिंग विजन ट्रेन करने के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग विजन जो हमारी बची हुई दृष्टि है उसको भी हमें प्रशिक्षित करना है। देखिए, रिमेनिंग विजन जो है, हमारी बची हुई दृष्टि है, उसको हम प्रशिक्षित करके उस विजन को बढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विजन हमारी बढ़ जाएगी, उस विजन को, जैसे कि हमारी देखने की क्षमता 3/60 है तो वो 6/60 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर संभव है कि हमारी जो बची हुई दृष्टि है उसको हम अपने कामों में कैसे यूज करें, हम कैसे अपने कामों को, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारी बची हुई दृष्टि उसमें कैसे सहायक होगी। बची हुई दृष्टि के जरिए हम अपने कामों को और आसानी से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक लो विजन पर्सन है तो अब वो दूर का नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि लो विजन, अब हम उसको वो तो नहीं, ऐसा तो नहीं बना सकते कि वो दूर का पढ़ने लगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी लो विजन को वो कैसे यूज कर पाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
या तो उसको क्या देते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस दे सकते हैं, और या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बड़े प्रिंट की पुस्तकें दे सकते हैं जिससे कि वो उन चीजों को, उस किताब को पढ़ सके। अब हमें उसे ब्रेल की किताब देने की जरूरत नहीं है, ब्रेल का डेवलपमेंट तो जरूरी है, लेकिन उसे ब्रेल की किताब की देने की जरूरत नहीं है। वो ब्रेल का यूज मतलब ब्रेल को सीखे तो, लेकिन अपनी विजन का यूज, जो उसके पास रिमेनिंग विजन है, उसको पढ़ने के लिए लार्ज प्रिंट से उसको यूज करे। क्योंकि अगर वो उस रिमेनिंग विजन का यूज नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसकी विजन कहीं ना कहीं, उसकी विजन और ज्यादा डाउन होती जाएगी और एक दिन समाप्त हो सकती है। एक और एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हूं। एक बार हम लोग का एक पिकनिक, एक टूर जा रहा था, और टूर दिन में एजुकेशनल टूर जा रहा था, और सभी विजुअली इंपेयर्ड बच्चे उसमें बैठे हुए थे। तो विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को जब हम लोग टूर में ले गए तो सुबह का टाइम था, तो बच्चे जब निकल रहे थे तो चारों तरफ पेड़ थे, खिड़कियों से झांक रहे थे। तो जिन बच्चों की रिमेनिंग विजन थी, जिन बच्चों की अवशेष दृष्टि थी, तो वो पेड़ों को देख रहे थे। उनको एक कॉन्सेप्ट मिल रहा था कि बाहर कुछ हरियाली है, बाहर कुछ पेड़ है, वो उनको थोड़ा बहुत आभास हो पा रहा था। बच्चों ने पेड़ देखे, और पेड़ देख के वो पेड़ देखे और वहां पे अपना एजुकेशनल टूर, जो पिकनिक हम मना रहे थे, उस पिकनिक को कंप्लीट किया। और शाम को जब हम लौटे तो अंधेरा हो गया था। अंधेरा जब हो गया था तो बच्चे बस में बैठे हुए थे, और बच्चों ने एक सवाल किया। बच्चों ने बोला कि सर, क्या हम किसी दूसरे रूट से जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं बेटा, उसी रूट से जा रहे हैं। कह रहा नहीं सर, सुबह तो इस रास्ते में पेड़ थे, अभी इस रास्ते में पेड़ नहीं है। क्या सुबह से शाम तक अभी पेड़ काट दिए गए क्या? बच्चे थे। बच्चों का सवाल जायज था। जायज इसलिए था क्योंकि मॉर्निंग में उनको पेड़ दिखाई दिए, लेकिन नाइट होते हुए, प्रकाश की एब्सेंस में, लाइट की एब्सेंस में उनको वो पेड़ दिखाई नहीं दिए। जब उनको पेड़ नहीं दिखाई दिए तो उन्हें आभास हुआ कि लगता पेड़ काट दिए गए हैं या पेड़ नहीं है। हम लोगों ने एक कार्य किया। हम लोगों ने क्या किया कि हमारे जो इंस्टीट्यूट थी, उस इंस्टीट्यूट में क्या किया कि जो पेड़ है, उन पेड़ में हम लोगों ने क्या किया कि व्हाइट पेंट कर दिया। हर पेड़ में व्हाइट पेंट कर दिया। अब बच्चा जब सुबह निकलता था तो उसको पेड़ दिखाई देते थे, वो लो विजन बच्चा आराम से पेड़ों को देख लेता था। अब इवनिंग के टाइम में जब रात होती थी तो रात में क्या था कि वो व्हाइट कलर, क्योंकि पेड़ में ब्राउनिश या ब्राउन कलर या ग्रीन कलर, डार्क कलर तो रात में पता नहीं चलता है, लेकिन जो व्हाइट कलर है, जिससे चूना पुता हुआ था, वो उनको पता चलता था। उनको पता चल जाता था कि ये जो पुता हुआ है, ये व्हाइट कलर है, इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई पेड़ रहा होगा या पेड़ है। उससे क्या हुआ कि उनकी मोबिलिटी भी स्ट्रांग हुई, उनको रास्ते का पता चलने लगा, और वो अपनी विजन का यूज करने लगे अपनी मोबिलिटी में और अपने दूसरे कामों में। देखिए, यहां हमने कुछ नहीं किया, बस हमने ये कर दिया कि हमने ये बना दिया कि विजन को वो कैसे यूज करेंगे, रिमेनिंग विजन को यूज कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं। जो अगर आप कहीं भी किसी संस्थान में हैं या किसी भी संस्थान में आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने ऐसा किया भी था कि जो रास्ता है, रास्ते के किनारे आप क्या करें कि जो लो विजन बच्चे हैं उनके लिए आप क्या करें, आप सीजनल फ्लावर्स का यूज करें। सीजनल फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जिनके कलर डार्क कलर हो, ठीक है, रेड कलर हो, मतलब ऐसा कलर हो जो हमें पता चले, जो हमारी आंखों में हमें आंखों से दिखे। उनका कॉम्बिनेशन, डार्क कलर के बीच में कुछ लाइट कलर के भी प्लांट हो, जैसे कि व्हाइट कलर का, या कोई और लाइट कलर ले सकते हैं। तो डार्क और लाइट कलर का मिक्सचर प्लांट या फ्लावर्स वहां पे लगाए जाएं। अब वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा जब विदाउट छड़ी भी अगर वो मूव करता है तो वो लेफ्ट राइट जब देखेगा तो उसे क्या दिखेगा कि प्लांट, जो पेड़ हैं, थोड़ा सा ऊंचे हैं, और ऊंचे होने पे उनमें फ्लावर लगे हुए हैं,
तो वो लेफ्ट एंड राइट देखेगा तो उसे अपने रास्ते का प्रॉपर पता चलेगा। अब देखिए इसमें भी वो विजन का यूज कर पा रहा है और उस विजन को यूज करके वो अपनी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी को स्ट्रांग बना पा रहा है। साथ साथ में उसका एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि वो रास्ते का कॉन्सेप्ट बना पा रहा है कि अगर हमें किनारे चलना है तो इन जो ये पेड़ लगे हुए हैं, जो फूल लगे हुए हैं, इनके थोड़ा सा नजदीक चलना पड़ेगा जिससे कि हम किनारे भी चले और हमें रास्ते का भी पता होता रहे। देखिए विजन का यूज कर पा रहा है, रिमेनिंग विजन का यूज कर रहा है, और रिमेनिंग विजन का यूज कैसे करवाना है वो हमने बताया। सीढ़ियों में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सीढ़ियों में क्या कर सकते हैं, हम लोग सीढ़ियां जो उनकी सीढ़ियों की किनारी है उस पर हम लोग क्या करें, हम लोग रेड कलर, सबसे पहला सीढ़ियां लाइट कलर की बनाएं, सीढ़ियां कभी भी डार्क कलर की नहीं बनानी चाहिए, और सीढ़ियों की किनारी रेड कलर से या ग्रीन कलर से पेंट करवा दें तो बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में अंतर पता कर सकता है। साथ साथ में अगर साइड में जो वॉल है, जो वॉल ऊपर की तरफ जाती है उस पे एक लाइन इस तरीके से डायगोनल लाइन, तिरछी लाइन जो सीढ़ियां चढ़ रही हैं उसी की तरह एक लाइन बना दी जाए जिससे कि जो उसकी हेड हाइट तक हो, जिससे कि वो बच्चा ये पता कर पाए कि सीढ़ियां विदाउट चढ़ी उसको पता चल पाए, क्योंकि जैसे ही वो लाइन मुड़ेगी वो बच्चा लाइन को देख के चल पा रहा है, लाइन को देख के उसे पता चल पा रहा है कि सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, और जहां पर वो लाइन सीधी हो गई बच्चे ने समझ लिया कि सीढ़ियां खत्म हो गई। ठीक है, अब उसकी रिमेनिंग विजन को कैसे यूज करना है ये हम लोग कुछ क्रिएटिविटी करके उसकी रिमेनिंग विजन को उसके कार्यों में या उसकी डेली लिविंग स्किल्स में उसको कैसे यूज किया जाए, ये कौन कर रहा है, ये हम प्रशिक्षक लोग कर रहे हैं कि उसको रिमेनिंग विजन को कैसे यूज करना चाहिए। अब देखिए इस मल्टी सेंसरी अप्रोच को कैसे यूज किया जाता है। हाँ, एक चीज और, एक काइनेस्थेटिक सेंस के बारे में बता दूं। काइनेस्थेटिक सेंस जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अगर बोला जाए तो गतिबोधक इंद्रिय बोला जाता है। गतिबोधक इंद्रिय अर्थात गति का जो बोध कराती हो ऐसी इंद्रिय गतिबोधक इंद्रिय कहलाती है। गति का बोध कराने के लिए हमारे शरीर के कुछ अंग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और देखिए त्वचा गति का बोध नहीं कराती, कान गति का बोध नहीं कराते, हमारी टंग गति का बोध नहीं कराती, विजन गति का बोध नहीं कराती। गति का बोध कौन कराते हैं अगर देखा जाए तो एक तो हमारी बोन्स हो गई, दूसरा हमारे जॉइंट्स हो गए, तीसरा हमारी मसल्स हो गई। ये तीनों मिलकर हमें गति का बोध कराती हैं, अर्थात हमें ये पता करवाती हैं कि हम जो मूवमेंट है या ऊपर नीचे है या ढलान है, ये हमें इसी ज्ञानेंद्रिय के जरिए और इन्हीं तीनों के जरिए पता चलता है। देखिए अचानक से स्लोप आता है, क्या आपको हाथ से टच करना पड़ता है स्लोप को? नहीं, आप जब उस पर चलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है। जब आप स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो आपको टच नहीं करना पड़ता, आपके पैरों का मूवमेंट, आपके जॉइंट्स का मूवमेंट बता देता है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। इवन आपकी मस्कुलर जो आपकी मांसपेशियों की एक्टिविटी है वो बता देती है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। जब आप गाड़ी में बैठे हुए हो, गाड़ी में सफर कर रहे हो, अचानक एक टर्न आए, मोड़ आए, तो आपको स्वतः ही पता चल जाता है कि गाड़ी लेफ्ट मुड़ी या राइट मुड़ी। आपको किसी को बताना पड़ता है? नहीं बताना पड़ता। कोई भी अगर आपको नहीं बताए तो आप सोते हुए भी बता दोगे कि गाड़ी राइट की तरफ टर्न कर रही है या लेफ्ट की तरफ टर्न कर रही है। वो कैसे? क्योंकि आपका बॉडी मूवमेंट जो है वो बता देता है, आपके जॉइंट्स का मूवमेंट है वो बता देता है कि किस तरीके से जो है ये मूवमेंट होता है या किस तरीके से ये मूव हुआ। लेकिन प्राइमरी स्टेज में जो हमारा बच्चा है, जो हमारा छोटा बच्चा है, उसको इस तरीके की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ऐसे स्थानों पर ले जाना पड़ेगा जहां पर वो गति का बोध कर सके। एक ऑटो में बैठे हुए हैं आप, और ऑटो में बैठकर आप बता देते हैं कि नीचे की सड़क बहुत स्मूथ है या खड्डे वाली है, और या ब्रेकर आ रहे हैं, गड्ढा है वो आप बता देते हो, अगर ब्रेकर है तो वो आप बता देते हो।
है ना। ब्रेकर में किस तरीके से आवाज होती है, खड्डे में किस तरीके से आवाज होती है, लेकिन एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इस चीज का डेवलपमेंट, इस चीज का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। वो उस जो हिचकोले खा रहा है, टेम्पू या जो भी बस है हिचकोले खा रहा है, उसको तो वो ऑब्जर्व कर पा रहा है, लेकिन वो ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा कि वो हिचकोले क्यों खा रहा है, वो नीचे क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप के हिचकोले वो कैसे क्या क्या प्रतीत करवाते हैं कि नीचे क्या हो सकता है। तो इस तरीके की ट्रेनिंग, इस तरीके का प्रशिक्षण हमें देना होगा। अर्थात अगर हम ये देखें कि बच्चे को हमें हर तरफ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हम बच्चे को जब भी ले जाते हैं साथ में तो शांत नहीं बैठना है, हमें उसको उस टाइम भी, जब हम बच्चे को साथ में ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो उस टाइम भी हमें बच्चे को प्रशिक्षित करते रहना पड़ता है। उसके एनवायरनमेंट में, उसके आसपास जो भी चीजें हैं, उन चीजों से उसे प्रॉपर रिलेट करवाना पड़ता है। हम कोई भी ऐसा मौका ना गवाएं जहां पर हम बस बच्चे को प्रशिक्षित करने में कोई कमी छोड़ें। देखिए, अगर बुद्धेश्वर से लेकर और सीआरसी तक एक बच्चा आ रहा है, डेली आ रहा है और ऑटो में बैठ के आ रहा है, तो हमारे साथ ऑटो में बैठ के आ रहा है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम ऑटो में बैठते हुए उसको जो सीट है ना, उसके बारे में देखो, सीट स्मूथ होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसकी ऑडिटरी सेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे बताया, देखो बेटा यहाँ पे कितनी गाड़ियों की आवाज आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो इसका मतलब ये जो है मेन चौराहा है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट से भी गाड़ियां आ रही हैं, राइट से भी गाड़ियां आ रही हैं, ऊपर भी जो फ्लाईओवर बना है उसमें भी गाड़ियां हैं, तो इसलिए चारों तरफ से आवाज आ रही है, तो इसका मतलब ये बुद्धेश्वर चौराहा है। ठीक है, आपने बता दिया कि बुद्धेश्वर चौराहा है या ये कोई चौराहा है। ठीक है, आगे जब आप थोड़ा और आगे बढ़े, देखो बेटा वहां पे इस तरीके की आवाज आ रही थी, लेकिन यहाँ पे देखो इस तरीके की कोई आवाज नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट से ही गाड़ियां आती जाती प्रतीत हो रही हैं, चारों तरफ से हॉर्न की आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब ये सड़क है, क्योंकि हम बुद्धेश्वर से उस चौराहे से आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, देखो यहाँ पर नीचे ब्रेकर आया, गड्ढा आया, आपने कहा देखो एक बार खट की आवाज हुई या खट की और ऑटो वाले ने ऑटो धीमे किया, देखिए यहाँ पर अलग इस तरीके का खड़खड़ाहट महसूस हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे गड्ढा है। आगे एक ब्रेकर आया, आपने बताया, देखिए ब्रेकर आया तो एक समान गति में उन जो धचके हैं, जो हिचकोले हैं, वो एक समान गति में पता चल पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ब्रेकर है ना कि गड्ढा। गड्ढे की आवाज, आप गड्ढे का जो महसूस किया था आपने वो अलग था, और यहाँ पे जो महसूस किया वो अलग था, है ना। अचानक आगे जाके सीआरसी आ गया, आप उतरे और आपने बच्चे को बताया, देखो बच्चे बुद्धेश्वर से और सीआरसी के बीच में देखिए एक जगह पे गड्ढे पड़े थे और एक जगह पर क्या पड़ा था, ब्रेकर पड़े थे, और ब्रेकर से कुछ दूरी पर आके आपका सीआरसी आ गया। अब देखिए बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। सबसे पहला उस बुद्धेश्वर का कॉन्सेप्ट, उस चौराहे का कॉन्सेप्ट उसके माइंड में बना, उसके बाद उस सड़क का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बना, उसके बाद क्या हुआ कि उस गड्ढे का कॉन्सेप्ट बना, उसके बाद क्या हुआ, उस ब्रेकर का कॉन्सेप्ट बना, उसके बाद क्या हुआ, उसका उस रूट का कॉन्सेप्ट बना कि सीआरसी से और आपके उसके घर तक बीच में क्या क्या चीजें हैं, और उन चीजों को रिलेट करते हुए, मतलब अगर वो अकेला भी बैठा हुआ है तो उसे पता चल जाएगा कि सीआरसी कब आ गया। मैंने इसको मोबिलिटी से रिलेट किया है, आप अलग सेंस में भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसको मोबिलिटी से रिलेट किया है। तो देखिए सेंसरी डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जितना ही ज्यादा सेंसरी डेवलपमेंट होगा, बच्चे का जो आगे आने वाला समय है, जो आगे आने वाली लाइफ है, वो और ज्यादा कैसी होती जाएगी, आसान होती जाएगी। सेंसरी डेवलपमेंट पर ही, सेंसरी ट्रेनिंग पे ही उसकी आगे की लाइफ डिपेंड करती है। अब देखिए एवरी कॉन्सेप्ट में मल्टी सेंसरी अप्रोच चाहिए। अब मल्टी सेंसरी अप्रोच आप कैसे यूज करा सकते हैं, देखिए आपने क्या किया कि आपने घरेलू खाने की चीजों को आपने क्या किया कि एक जैसे कि दाल है, पल्सेस हैं,
दालों की एक किट बना ली, उसमें हर तरीके की दालें हैं, हर तरीके की दालों को आपने साथ में रख लिया, और दालों को साथ में रखने के बाद में बच्चों का प्रशिक्षण करवाया। देखिए, बच्चों का खाना बनाने उन्हें नहीं जाना है, लेकिन उन्हें दालों के बारे में, उन्हें दालों की जानकारी होनी चाहिए, है ना। अगर बाई चांस जब वो बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद में हमने उनका वो प्रशिक्षण करवाया, तो उनके लिए मुश्किल है, हो सकता है उन्हें अकेले लाइफ गुजारनी पड़े, हो सकता है उन्हें अकेले रहना पड़े, हो सकता है उन्हें दाल चावल सब्जी रोटी भी बनानी पड़े। तो जब उस स्टेज में बच्चा पहुंचेगा तो पूरी तरीके से वो जानकार होगा उन चीजों का। सबसे पहले नीड बेस्ड, जो उसकी आवश्यकता की चीजें हैं उनके बारे में प्रशिक्षण कर पाए, और जब जो आवश्यकता की चीजें नहीं है उनके बारे में प्रशिक्षण कर पाए। ठीक है, आवश्यकता की चीजें नहीं है मतलब जो आगे चल के उनके लिए आवश्यक हो सकती हैं। सबसे पहले दालों को हटा लेते हैं, फ्रूट्स के बारे में लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया कि आपको उनको फ्रूट्स का प्रशिक्षण देना है, अलग अलग फ्रूट्स के बारे में बताना है। फ्रूट्स तो खाने ही है बच्चे को। अब फ्रूट्स जैसे ही आपने हाथ में दिए, सबसे पहले वो बच्चा क्या करता है, हाथ से टच से पहचानने की कोशिश करता है। ठीक है, टच का यूज किया मतलब मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज कर रहा है, टच का यूज करेगा। ठीक है, टच का यूज करके वो बच्चा अगर नहीं पहचान पा रहा है, फिर वो क्या करता है, स्मेल करता है, और स्मेल से भी नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि फल खाने वाली चीज है, फल से कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो वो उसको काट के भी पहचान सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब आपने उसका डेवलपमेंट कराया था, जब सेंसरी डेवलपमेंट कराया था, तो क्या आपने मल्टी सेंसरी अप्रोच से भी डेवलपमेंट कराया था, ये जरूरी है ना। मतलब क्या करना है, बच्चे को हाथ में एप्पल देना है, एप्पल बाय टच, काट के, स्मेल करके, खा के, अलग अलग एप्पल, संतरे हाथ से टच, है ना, स्मेल करके, है ना, छील के, उसके बाद में वो उसका मल्टी सेंसरी अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, दालों का आपने एक सेंसरी किट बना लिया। दालों में आपने क्या किया कि अलग अलग दालें रख ली। अब बच्चा क्या करता है, हाथ से दाल को हाथ पे डालता है और दाल को टच करता है और पहचानने की कोशिश करता है। ठीक है, पहचानने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं पहचान पा रहा है, थोड़ी ज्यादा सी दाल डाली और स्मेल करके देखने का प्रयास किया। ठीक है, तभी भी नहीं पहचान पा रहा है। अब वो क्या करता है, उस दाल को दांत से दबा के टच कर सकता है, मतलब दांत से दबा के उसका स्वाद ले सकता है कि वो दाल कौन सी हो सकती है। ठीक है, जब आप ऐसे करके डेवलपमेंट कराएंगे, अब आपको क्या करना है, दोनों में डिफरेंशिएशन करवाना है। जो एक जैसी दालें हैं, जैसे कि चने की दाल हो गई और जो अरहर की दाल है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं वो बच्चा पहचानेगा। उनको मिला के रख दीजिए, उसमें से अलग अलग दाल को अलग अलग उसे करना है। ठीक है, कौन सी दाल कैसी है, मतलब इसमें क्या हुआ कि एक तो बच्चे का ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण हो रहा है, मतलब एक तो बच्चा दालों की पहचान कर पा रहा है, दूसरा साथ साथ में क्या कर पा रहा है, उसकी फाइन मोटर एक्टिविटीज भी डेवलप हो रही हैं। जब वो दाल को अलग अलग रखेगा, अलग अलग करेगा, तो वो क्या कर रहा है, उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ साथ में वो डिस्क्रिमिनेशन भी सीख रहा है। इसका मतलब वो दालों की पहचान करने में पूरी तरीके से सक्षम है। ठीक है, कलर आपने अलग अलग रख दिए, अगर उसमें थोड़ी सी विजन है तो वो कलर को अलग अलग तरीके से कैसे कुछ आपने क्या करिए, पतले पतले कपड़े या पतले पतले रिबन अलग अलग कलर के काट दिए। अब वो क्या करता है बच्चा, वो एक जैसे कलर को, कलर मैचिंग जिसे बोलते हैं, एक जैसे कलर को एक साथ रखता है। कलर शॉर्टनिंग जिसे बोलते हैं, अलग अलग कलर को छांट के रखता है, अलग अलग रखता है। ठीक है, तो कलर मैचिंग, कलर शॉर्टनिंग करा सकते हैं। उससे ये पता चल पाएगा कि कौन से कलर का यूज कर पा रहा है, कौन से कलर का यूज नहीं कर पा रहा है, कौन से कलर को पहचान पा रहा है, कौन से कलर को नहीं पहचान पा रहा है। तो ये चीजें हम उससे करा सकते हैं। दालों की एक किट बना सकते हैं, मसालों की एक किट बना सकते हैं, उसके बाद में अनाज की एक किट बना सकते हैं, जो एडिबल चीजें हैं उनकी एक किट बना सकते हैं। डिफरेंट तरीके की किट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण हम करवा सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण उसके कॉन्सेप्ट में, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट करने, उसके कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करने में काफी हद तक
सहायक होगा। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण मैंने बताया, अगर आप लोग इस तरीके से करवाते हैं और उसका इवैल्यूएशन भी, उसका मूल्यांकन भी सही तरीके से करते हैं तो जरूर उस बच्चे को आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से अपने अपने कार्यों को कर पाएगा। मुझे लगता है कि ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण में मैंने काफी कुछ बताया। अगर अब आप लोगों को इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं अब माइक दूंगा नागेश सर को। नागेश सर प्लीज, आप देखिए अगर कोई सवाल आया हो, क्योंकि मैंने चैट बॉक्स नहीं देखा है, तो एक बार चैट बॉक्स में चेक कर लीजिए, अगर कोई सवाल है तो उन सवालों के आंसर भी हम लोग दे देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत धरातली स्तर पर ऐसे छोटे छोटे उदाहरणों से आपने अपनी बात को रखा। चैट बॉक्स में आए हुए चैट बताते हैं कि वक्ता अपनी प्रस्तुति कैसी दे रहा है। नाइस सेशन के जो कमेंट है 50 के ऊपर है। यह बताता है कि हमारे सर ने बड़ा ओजपूर्ण आज अपना उद्बोधन दिया है। पहला प्रश्न है, हम मेडिसिन का परिचय कैसे करेंगे? बिल्कुल सही सर। मेडिसिन के परिचय के लिए देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी मतलब डायरेक्टली उस चीज़ को पहचानने के लिए अपनी सेंसेस का यूज़ करें, हम दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए, मेडिसिन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप, मुझे लगता है आप ये चाहते हो कि आप फर्स्ट एड बॉक्स बच्चों के लिए बना सको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस मेडिसिन के बारे में आपको पता है कि पैरासीटामोल की ये सीसी है, ठीक है, या पैरासीटामोल का ये रैपर है, इसमें ये पैरासीटामोल की गोलियां हैं, आप उसकी एक्सपायरी डेट भी पूछ सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप एक डिब्बी लोगे और उस डिब्बी में पैरासीटामोल की सारी जो गोलियां हैं, जो रैपर है, उसको रख दोगे। रैपर रखने के बाद में उसमें क्या करोगे, उसमें ब्रेल से लिख देंगे आप पैरासीटामोल या पीसीएम, पैरासीटामोल पीसीएम भी बोला जाता है, साथ में उसकी एक्सपायरी डेट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे कि अगर आप चाहते हो तो उसके लिए क्लू भी बना सकते हो कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उन जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए क्लू भी बना सकते हो। डिफरेंट टाइप के बटन आते हैं, उन बटन्स का यूज कर सकते हो ऊपर चिपकाकर, कि अगर इस तरीके का छोटा बटन है, चौकोर बटन है, तिरछा बटन है ना, तो ये पैरासीटामोल की पहचान होगी। तो क्या करेंगे आप, जब भी उस डिब्बे को टच करेंगे तो उसमें रैपर में ब्रेल से लिखा हुआ है, तो ब्रेल से आप पहचान सकते हैं। अगर ब्रेल नहीं जानता है तो जो ऊपर जो बटन लगा हुआ है उस बटन से पहचान सकता है, बटन नहीं है तो किसी और चीज का भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं कि उभरे हुए कोई आकृति बना सकते हैं, जैसे प्लस की हो गई, मल्टीप्लाई की हो गई, घटाने की हो गई, भाग की हो गई, स्टार हो गया, या कुछ भी ऐसी आकृति बना सकते हैं जिसे आप आराम से पहचान सकें। देखिए, किसी साथ साथ में एक इक्विपमेंट आता है जिसे हम लोग सोनिक लेबलर भी कहते हैं। अगर टेक्नोलॉजी में हम जा रहे हैं तो सोनिक लेबलर का भी यूज कर सकते हैं। सोनिक लेबलर में कुछ लेबल्स आते हैं, उन लेबल्स को उस डिब्बे के ऊपर या उस गोली के रैपर पे चिपका दीजिए, और चिपकाने के बाद उसमें रिकॉर्ड कर दीजिए पैरासीटामोल, एक्सपायरी डेट दिसंबर 2020। तो जैसे ही उस इक्विपमेंट को आप वहां पे ले जाओगे, वो बोलेगा पैरासीटामोल, एक्सपायरी दिसंबर 2020, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग दवाइयों को, ये पैरासीटामोल के लिए बताया, अलग अलग दवाइयों के लिए हम लोग इसी तरीके से एक प्रॉपर एक किट बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे को उन दवाइयों को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैंने पैरासीटामोल के लिए बताया। कोई एनाल्जेसिक डिस्प्रिन वगैरह है उसके लिए अलग बना सकते हैं, या थर्ड कोई और दवा है, पेट दर्द की दवा है, उसके लिए अलग बना सकते हैं, या कोई और दवा है उसके लिए अलग बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप इजिली अपने फर्स्ट एड बॉक्स में अपनी दवा आराम से ढूंढ सकते हैं। आपके गार्जियन नहीं होंगे, उनकी एब्सेंस में भी आप उस चीज को ढूंढ सकते हैं। सर, कई बच्चे हैं, हमें लगता है अभी प्रारंभिक अवस्था में है लोग, उन्होंने पूछा है कलर कॉन्सेप्ट वीआई बच्चों को कैसे कराएं?
जी बिल्कुल सर। देखिए वीआई बच्चों का मतलब हो गया, देखिए हम लोग थोड़ा सा ये समझ लें कि वीआई का मतलब होता है विजुअली इंपेयर्ड। ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड में दोनों कैटेगरी आती हैं। देखिए हम लोग ये ध्यान रखें कि जो ब्लाइंडनेस है और लो विजन है वो दोनों अलग कैटेगरी हैं। और अगर हम विजुअली इंपेयर्ड की बात करते हैं तो विजुअली इंपेयर्ड में लो विजन और ब्लाइंडनेस दोनों की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो विजुअली इंपेयर्ड में लो विजन और ब्लाइंडनेस की बात की जाती है। तो लो विजन के सापेक्ष में तो उसकी विजन को हमें देखना पड़ेगा। हम उसकी फंक्शनल विजन को टेस्ट करेंगे कि वो किन किन कलर को पहचान पा रहा है, किन किन कलर को नहीं पहचान पा रहा है। और यहाँ पे अगर बात आप कर रहे हैं ब्लाइंडनेस की, अगर जो टोटली ब्लाइंड है उसको कलर कॉन्सेप्ट देने का या कलर पहचानने का कोई भी तरीका नहीं है, वो कलर नहीं पहचान पाता। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के उसमें जाएं तो टेक्नोलॉजिकल व्यू में अगर हम देखें तो बहुत सारे एप्स हैं जिन एप्स के जरिए वो क्या कर सकता है, वो कलर को पहचान सकता है। बहुत सारे ऐप हैं, उस ऐप में अगर जाएंगे और फोटो खींचेंगे तो क्या होगा, वो कलर तुरंत बता देगा कि आपका ये ब्राउन कलर है, रेड कलर है, या जो है वो चेक शर्ट है, या जो भी है वो तुरंत आपको बता देगा। दूसरा कुछ ऐसे जो लैब वगैरह है उसमें कुछ कलर आइडेंटिफायर भी आते हैं। उससे क्या होता है कि वो डार्क कलर को बता देता है कि वो डार्क कलर कैसा है, बीप करता है, उस डार्क कलर को बता देता है। लेकिन यहां पे जरूरी है हम लोग को मैनेजमेंट करने की। देखिए प्राइमरी स्टेज में अगर बच्चे को, अगर मुझे पता चल जाए, मैं शर्ट पहनता हूं और मैं शर्ट पहनता हूं, मेरी जो मैरून कलर की शर्ट है ये मैं पहनता हूं, साथ में ब्लैक पैंट मेरी पसंदीदा है इसके साथ में। अब मैं क्या करूं, मैं मैनेज करके रखूं। मैनेज करके कैसे रखूं, जब मैं धोता हूं तो इनको साथ में धोऊं, जब मैं धोने के बाद में जब मैं इनको डालूं सूखने के लिए तो मैं इनको साथ पे डालता हूं। ठीक है, और जब मैं साथ में डालता हूं और जब मैं इसको सूखने के बाद रखता हूं तो क्या करूं कि इनको एक में अगर बांध दूं, एक में आपस में बांध के रखूं, तो क्या होगा कि मुझे पता चलता रहेगा कि ये शर्ट और ये पैंट मेरी फेवरेट है, इनको एक साथ में पहनता हूं। जब प्रेस करवाने गया तो प्रेस करवाने पे मैंने क्या किया, या प्रेस खुद किया तो मैंने क्या किया, पैंट के बीच में अपनी यही वाली शर्ट रख दी। अब मैं जब भी शर्ट को उठाऊंगा या जब भी पैंट को उठाऊंगा तो क्लियरली मुझे पता होगा कि ये शर्ट मेरी इस पैंट के साथ मैच करती है। प्राइमरी स्टेज में जरूर मुश्किल होगी, प्राइमरी स्टेज में मैं नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन अगर मैं मैनेज करके इसको रखता हूं और प्राइमरी स्टेज में मैंने किसी से पूछ लिया तो जरूर मैं इस कलर के साथ अपनी पैंट का मैच कर सकता हूं। और दूसरा, कलर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टोटली ब्लाइंड के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि वो स्वयं कलर को आइडेंटिफाई कर पाए विदाउट ऐप या विदाउट टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कई प्रश्न ऐसे किसी बच्चे ने पूछा है, शायद उसकी जानकारी में नहीं है कि ब्लाइंड चिल्ड्रेन बस में जर्नी कैसे करते हैं, उसका कोई आधार नहीं उस प्रश्न का। हाँ, कुछ फीडबैक मैं आपके सामने अवश्य पूछ रहा हूँ। एक मीनू यादव ने प्रश्न पूछा है, एक बढ़िया प्रश्न पूछा, उसको पूछता हूँ। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण को ही संवेदी प्रशिक्षण कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण को ही संवेदी प्रशिक्षण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सर एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। देखिए सेंसेशन और परसेप्शन दोनों ही किसी कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट करने के लिए, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती हैं। सेंसेशन प्राइमरी चीज है और परसेप्शन सेकेंडरी चीज है। देखिए सेंसेशन क्या होती है, सेंसेशन में हमारी जो सेंसेस हैं वो भाग लेती हैं, और परसेप्शन में हमारे जो माइंड है उसका यूज होता है, हमारे दिमाग का यूज होता है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक अक्सर मैं क्लास में दिया करता हूं, रास्ते में आप रात में चल रहे हैं और रात में चलते हुए अचानक एक रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरा है वहां पे। ठीक है, अंधेरा है वहां पे, तो देखिए आपकी सेंस क्या है, आपकी
आपकी विजन सेंस वहां पे काम कर रही है, आपने उस रस्सी को पड़ा देखा, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि उस रस्सी को पड़ा देखा कि लेकिन लाइट अप्रोप्रिएट नहीं थी, उपयुक्त लाइट नहीं थी। जैसे ही उपयुक्त लाइट नहीं हुई तो क्या हुआ कि माइंड ने परसीव किया, परसेप्शन जो किया वो परसेप्शन क्लियरली नहीं हुआ, क्योंकि सेंसेशन क्लियरली नहीं हुआ, क्योंकि हमारी विजन सेंस ने सही से काम नहीं किया, क्योंकि वहां पे लाइट कम थी। देखिए, तो माइंड ने जो परसीव किया वो क्या परसीव किया, उसने जो हमारा जो मेमोरी है, जो कहते हैं गूगल, जो हमारा माइंड में जो मेमोरी है, वहां पे क्या वैसी बहुत सारी चीजें थी, तो तुरंत वहां पे हमारे दिमाग ने ये संदेश दिया कि कहीं ये सांप तो नहीं। ठीक है, जब माइंड ने ये सेंस दिया कि कहीं ये सांप तो नहीं, तो दूसरी सेंस ने काम करना शुरू किया। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने पत्थर फेंका, उस पे एक पत्थर मारा, तो वो जब चला नहीं, कोई मूवमेंट नहीं किया, तो अब हमारी दूसरी सेंस ने काम किया। दूसरी सेंस क्या क्या कहती है, वो बताती है कि अरे मतलब है तो वो विजन से ही रिलेटेड, लेकिन उसमें प्रकाश की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, अगर कोई चीज चल रही है, ऐसी चीज है, तो वही सांप होगी। ठीक है, तो फिर हमारे माइंड ने परसीव किया कि ये चीज चल नहीं रही है, इसका मतलब ये सांप नहीं है। हम और नजदीक गए, और नजदीक जाने के बाद में जैसे हम नजदीक गए, अप्रोप्रिएट लाइट आई, हमें उसका जो एंड है वो भी क्लियरली पता चला, और जो लास्ट था वो भी क्लियरली पता चल गया, मतलब उसके मुंह की तरफ का और पीछे की तरफ का, पूंछ की तरफ का, दोनों क्लियर दिखाई देने लगे। अब हमारे माइंड ने प्रॉपरली परसीव कर दिया कि नहीं यार, ये तो वो सांप नहीं है, ये तो रस्सी है ना, और तुरंत हमारा क्लियर परसेप्शन बना उस चीज के प्रति कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। अर्थात किसी भी कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए जितना ज्यादा सेंसेशन का यूज है, जितना ज्यादा सेंसरी ट्रेनिंग का यूज है, उतना ही ज्यादा हमारे परसेप्शन, मतलब जो हम परसीव कर रहे हैं, जो हमारा ब्रेन है, उसका यूज है। तो इसलिए यहाँ पर जो चीज पूछी गई है, सेंसरी ट्रेनिंग और जो ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण है, वो दोनों चीजें सेम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कई बच्चों के बड़े अच्छे फीडबैक भी आए हैं। मैं आपको बता दूं, एक आस्था उपाध्याय है, इन्होंने लिखा है, सर जी आपसे हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे यह सौभाग्य है कि घर में रहते हुए भी हमारा इतने अच्छे से ज्ञानार्जन हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम सब बच्चे यही चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी प्रकार सुनते रहें और अपना ज्ञानार्जन करते रहें। सर आप बहुत बढ़िया से हर छोटी छोटी बातों को समझाते हैं, जिससे हम लोगों को समझाने में कोई समस्या नहीं होती। सर एक बच्चे का क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर कोई बच्चा लो विजन के साथ हाइपर एक्टिव माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, तो उनके संवेदी प्रशिक्षण में क्या चैलेंजेस आएंगे? जी, है ना। तो इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए लो विजन के लिए और हाइपर एक्टिव के लिए, हाइपर एक्टिव यहाँ पर जो है लो विजन की एक्टिविटी सिखाने के लिए या उसका संवेदी प्रशिक्षण करने के लिए जो उसकी हाइपर एक्टिविटी है, उस हाइपर एक्टिविटी को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपर एक्टिविटी, जो भी बच्चा हाइपर एक्टिविटी है, उसकी हाइपर एक्टिविटी को हम कैसे यूज कर पाए अपने कामों में, क्योंकि होता क्या है कि उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक जगह रुकने का कहीं पे नाम नहीं लेता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को डाइवर्ट करना पड़ेगा सही कामों में। जब हम उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे, अपनी जो भी हमारा जो हमने आईईपी है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग जब हम उसको डाइवर्ट करेंगे, तो हमें इस डाइवर्जन के समय ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसमें लो विजन वाली एक्टिविटी को, अर्थात संवेदी प्रशिक्षण में जो लो विजन वाली एक्टिविटी है, उनका यूज भी हम प्रॉपर कर पाए। चैलेंजेस उसमें यही है कि उसकी हाइपर एक्टिविटी मेन चैलेंज है, और उसको डेवलप करने में, उसके संवेदी प्रशिक्षण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी हाइपर एक्टिविटी को हमें मैनेज करना पड़ेगा, अर्थात हम जब उसका लेसन प्लान बना रहे हैं, जो उसका आईईपी बना रहे हैं, उसमें जब हम एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें
थोड़ी सी क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी और उसी तरीके से अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब 12:12 हो चुके हैं, 1 घंटे 15 मिनट लगभग आपको बोलते हो चुका है, तो अब हम आगे प्रश्न नहीं लेंगे। अब आज के इस बेहतरीन संवाद हेतु आपका इस पटल पर जो आपका ही है उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आए और आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तथा हमारे साथ जुड़े हुए लगभग 7 राज्यों से जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स प्यारे भाई बहन हैं, उन सभी का धन्यवाद। एवं 6-7 संस्थानों से जुड़े हुए हमारे प्यारे छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि वे सीखने हेतु इस पटल पर उपस्थित हुए। सभी को हम सूचना दे दें कि पुनः 3 बजे दोपहर में आलेंद्र त्रिपाठी के द्वारा बौद्धिक निःशक्त बालकों की शिक्षा के संदर्भ में और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में उनसे हम लोग आज 1 घंटे का उद्बोधन सुनेंगे। आप सभी लोग 2:50 पर जुड़ने का कष्ट करेंगे। इसी के साथ सभी लोगों को तथा विशेष रूप से विकास मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस क्लास के लिए सभी को सादर वंदन, अभिनंदन, सादर प्रणाम। विकास सर नमस्कार। नमस्कार सर। बड़े भाई साहब को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? तबीयत कैसी है? आशीर्वाद, 1 घंटे से उपस्थिति है और मौन टूटा भी है।